मीनिंगफुल स्टडी। मैं नेहा चौधरी जो आप लोगों को स्पेशल यूपीएसआई के लिए जीएस आप लोगों की कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जीएस में आप लोगों के यहाँ से कौन किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आज हम वहीं पर इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आपकी सिर्फ 2 मिनट तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आप लोगों का जीएस का ये पोर्शन होगा यहाँ पर जीएस, जिसमें आप लोग बोल देते हो जीके, ठीक है, और प्लस इसमें आप लोगों की करंट अफेयर भी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आपसे जो जीएस के जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसको भी यहाँ पर डिवाइड कैसे किया गया है, डिवाइड किया है यहाँ पर 20 में डिवाइड किया है। ऐसा डिवाइड क्यों किया गया है? आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई में सबसे जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट होता है वो होता है आप लोगों का पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, प्लस इसी में यहाँ पर ऐड किया है मूल विधि। क्लियर? तो देखिएगा मैंने यहाँ पे जो आपके 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं वो हो गए यहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था, किसकी होंगे यहाँ पर, ये आप लोगों की हो गई यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था और प्लस आपका मूल विधि। क्लियर? तो देखो ये सबसे बड़ा आप लोगों का यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाता है, भारतीय राज व्यवस्था और इसका जो आप लोगों का संविधान है और प्लस आप लोगों का ये यहाँ पर मूल विधि। बाकी के जो आपके 20 क्वेश्चन आपके रह गए, ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे? जैसे कि मैं बात करूँगी यहाँ पर हिस्ट्री हो गया आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आप लोगों की यहाँ पर इसमें जो होगा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर, तो बाकी सभी आपके 20 जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आएंगे। अभी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है, देखो है तो ये भी मना तो इसके लिए भी नहीं की गई है, लेकिन सबसे पहले हमें करना क्या है, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, और ये आपका जो ये संविधान है इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरे संविधान को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मूल विधि को कंप्लीट करेंगे। तो मूल विधि को देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मूल विधि क्या होती है। देखिए जैसे कि आप लोगों ने कोई भी, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपने कोई भी अपराध किया है, ठीक है ना, तो किस धारा के तहत आपको कौन सी सजा दी जाएगी। जब आप यूपीएसआई में जा रहे हो तो इन बातों की तो आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि भाई आपको इन सभी की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो मूल विधि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में। तो चलेगा, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पता चल गया कि आपके कितने जो क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो सबसे पहले देखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक बार अगर हम उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में अगर हम वहाँ पर जान लें तो क्या होगा, उस सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर संविधान को समझना है, भारत की राज व्यवस्था को समझना है, तो सबसे पहले एक नज़र हमें यहाँ पर ऐतिहासिक जो आप लोगों का एक बैकग्राउंड रहा है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में हमें देखना होगा। क्यों देखना होगा? देखो अब ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट ही जो संविधान है कि कहीं से आया और एकदम से बनके तैयार हो गया। आपको भी पता है कोई ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, पता नहीं कितने सालों से अब इस पर काम कर जो भारतीय है वो सभी काम करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देती हूँ जो आप लोगों के लिए जो ऐतिहासिक इतिहास है वो कहीं ना कहीं टच करता है हिस्ट्री को भी। आप लोग उसे हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपको इस संविधान में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा यहाँ पर संवैधानिक इतिहास। हेडिंग क्या रहने वाला है आज हमारा, वो यहाँ पर रहेगा संवैधानिक इतिहास, ठीक है। संवैधानिक जो है आप लोगों का इतिहास, ये आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा। आप सभी ने इसको पहले अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो संवैधानिक विकास में हम क्या इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है वो क्या रहा है। क्लियर? यहाँ पर अगर होगा भारतीय संविधान का
संविधान का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास। क्लियर? जब तक ये मूल बातें हम नहीं जान लेते तब तक हमें हमारा जो राजव्यवस्था, जो संविधान है, वो समझ में नहीं आने वाला। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में एक बार उसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो एक बार मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता था कि ब्रिटेन जो है, ठीक है, ब्रिटेन जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा लिया। ठीक है, क्या क्या उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उनके जो व्यापार करने का क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आए तो और भी थे जो यूरोपियन कंपनियां हैं, लेकिन क्या है, ब्रिटेन तो यहीं पर ही जमकर रह गया था। तो चलेगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा जो भारतीय संविधान का जो इतिहास है, यहाँ पर जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर उसको हम डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट में। इतने अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। किसी भी चीज़ को रटने से पहले जरूरी है कि उसको समझना, ठीक है, उसको एक बार समझना। अगर समझकर हम लोग पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। रटना नहीं है हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास है, इसको जो है हम दो चरणों में यहाँ पर इसको हम दो चरणों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो आपको होगा यहाँ पर पहला चरण। अभी आप ये सोचोगे पता नहीं कौन कौन सा हो गया। एक होगा आप लोगों का यहाँ पर पहला चरण, सेकंड होगा आप लोगों का बच्चों यहाँ पर दूसरा चरण। पॉइंट क्लियर है? ये पहला चरण है, एक होगा आप लोगों का दूसरा चरण। अभी इसमें क्या क्या रहने वाले हैं पहले चरण में, देखिएगा। मैं अभी आपको एक बात मैं बता देती हूँ। जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, तो क्या हुआ, इसी बीच आपको याद होगा 1857 की क्रांति काफ़ी फेमस क्रांति रही थी। काफ़ी फेमस ये क्रांति रही थी। यहाँ से हर किसी बच्चे को इस क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। इतनी उम्मीद तो हर कोई रखता है कि हर बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश संसद को आभास हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही है। क्यों ऐसा आभास क्यों हुआ? क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटिश संसद को लगा कि ये तो भारत की जनता जागरूक हो गई। अगर ये ऐसा ही जन आक्रोश फिर से हुआ तो फिर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सत्ता है वो छिन जाएगी, जो भारतीय है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे आ जाएंगे। तो ब्रिटिश संसद को ये कहीं ना कहीं आभास हुआ। तो फिर ब्रिटिश की संसद ने क्या किया था, भारतीयों को बहलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बहलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मेजर, यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट थोड़ा वो लेकर आई थी, एक थोड़े छोटा सा बदलाव वो लेकर आई थी। वो क्या लेकर आई थी? पहले चरण में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पहले चरण में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। पॉइंट क्लियर है? पहला हमारा पॉइंट होगा ईस्ट इंडिया, जो पहला चरण है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। फिर क्या हुआ कि जो भारत की राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ताज के हाथों में चली गई। ठीक है, तो सेकंड चरण हमारा क्या होगा? ताज के अधीन। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर होने वाला है कि ताज के अधीन शासन। ठीक है, ताज के अधीन शासन। क्योंकि फिर क्या हुआ था, यहाँ पर जो शासन चला गया था वो सीधे क्राउन्स के हाथों में चला गया था, ताज के हाथों में वो चला गया था। क्योंकि ब्रिटिश संसद को ऐसा आभास हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना अच्छे से काम नहीं संभाल पा रही है, वो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाया गया। तो फिर क्या किया उन्होंने सेकंड उस पर, और ये बात आपको पता भी है यहाँ पर ये ऐसा हुआ कब था, ये मेजर पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। और ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इन दोनों के बीच ही, देखो यहाँ से, इन दोनों के बीच ही ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ताज के अधीन तक
जो भी नए नए एक्ट आते रहे, जो भी बदलाव करते रहे, जो भी अधिनियम लगाते आए, ठीक है, वही तो संविधान कहलाया था। वो भी तो एक संविधान ही था ना, इसमें भी जितने भी आए वो भी एक संविधान था। तो कहीं ना कहीं नींव तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ताज की अधीन ये कब गया था, मैंने आपको बताया 1857 में जो हुआ था, एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है। और जो ताज के अधीन शासन था ये बच्चों कब हुआ था, 1858 में। 1858 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें मैं आपको डिवाइडिंग जो लाइन है, डिवाइड करने वाली जो लाइन है, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि 1857 होगी, क्योंकि यहीं से तो बदलाव हुआ। बदलाव कहाँ से हुआ, 1857 से, ठीक है। तो 1857 से पहले जो सत्ता चल रही थी, भारतीयों का जो राजनीतिक प्रशासनिक जो जैसे भी यहाँ पर चल रहा था, वो किसके हाथों में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। लेकिन 1857 के बाद ऐसे यहाँ पर एक टर्नओवर आता है जो ताज के हाथों में चला जाता है। तो यहाँ से लेकर और 1858 में जितने भी बदलाव हुए, हम उन बदलाव के बारे में पढ़ेंगे आज। आप किसी भी बुक को उठाकर देखना, वहाँ से समझ में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इतनी सारी जो बातें हैं वहाँ पर लिखी गई है। आपके लिए ज़रूरी है कि एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उन्हीं पे फोकस रखा जाए। तो हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ताज के दिन पता नहीं कितने एक्ट आए, ठीक है ना, बहुत सारे एक्ट आए हैं। लेकिन वो सारे एक्ट क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या वो हमें सारे एक्ट पढ़ने हैं, नहीं, वो हमें सारे एक्ट नहीं पढ़ने हैं। जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ आज यहाँ पर उसी मुद्दे को हम उठाएंगे। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब ये शासन आता है, ठीक है। तो देखो भाई, आपको पता है कि जब ये ब्रिटेन का जब ये संविधान बन रहा था, हम इसे संविधान तो कहेंगे ना, जो भी बदलाव होते आए हैं, जो जिस तरह के यहाँ पर एक्ट आए हैं, वो एक्ट, इनकी छाप आज भी हमारे भारतीय संविधान पे देखने को मिलती है, जिसे हम मिटा नहीं सके। आज भी ब्रिटेन के संविधान की जो छाप है वो भारतीय संविधान पे देखने को मिलती है, जिसे हम मिटा नहीं पाए हैं। ये एक इसका जो है ऐतिहासिक इतिहास है, जो हमारे भारतीय संविधान में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, हमने यहाँ पर जो बात की थी कि हमने भारतीय संवैधानिक का जो भारतीय संविधान था, ये इसका जो ऐतिहासिक विकास है, इसको हमने 2 चरणों में डिवाइड किया था, ठीक है। हमने कितने चरणों में इसको डिवाइड किया था, 2 चरणों में डिवाइड किया था। पहला चरण जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन शासन, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। तो आपको पता है यहाँ पर जो तरह तरह के एक्ट लाए गए, तो अभी हम उन एक्ट के बारे में यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, जो एक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर किस किस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता होगा एक सबसे पहले जो ब्रिटिश के द्वारा भारतीय की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए जो एक एक्ट लाया गया था, सबसे पहला एक्ट, उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका नाम क्या था यहाँ पर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको पता है इस रेगुलेट का मतलब मीन्स क्या होता है, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। रेगुलेट करना, इसको एक और नाम दिया गया है विनियामक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो यहाँ पर विनियामक एक्ट, विनियामक एक्ट। ये नियामक व्यामक तो हमको बोलना नहीं यहाँ पर, ये तो आपको, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, जब तक आप किसी भी चीज़ को डीपली नहीं समझ लेते हो, आपको सिर्फ करना क्या है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। जो आपकी पॉलिटी है इसमें खेल है वर्डों का, सिर्फ वर्ड समझ जाइएगा, आप नहीं भूलने वाले। तो रेगुलेट का मीन्स क्या होता है, रेगुलेट का मीन्स क्या होता है, मतलब कि कोई बदलाव लाए गए नियंत्रण के लिए,
ठीक है। जो यहाँ पर होता है विनियामक मतलब कि नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एक सबसे पहला ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था, उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। इसके तहत भी काफी बड़े बड़े बदलाव हुए जो एग्जाम में सीधे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद फिर आप लोगों का आता है 1784 का, सेकंड वाला आप लोगों का होगा यहाँ पर 1784 का। अभी आपको ये सन देखते पता चल गया होगा, 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट। क्लियर। तो आप ना देखो, इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक्ट कब कब कैसे आए, आपको एक मतलब इसको ना आपको रटना नहीं, बिल्कुल भी आपको समझना है। क्लियर। और वो समझना कैसे, वो हम आपको बताएंगे। 1773 के बाद आपने डायरेक्ट जंप कहाँ पे किया, आपने डायरेक्ट जो जंप है आपने किया है 1784 में। 1700 देखो आपसे पूछा जाएगा कि जो पीट्स इंडिया एक्ट था, पीट्स इंडिया एक्ट ये कब लाया गया था, तो 1784 में। सबसे पहला आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या किया, 7 में भी एक जोड़ दिया, 8 हो गया, मतलब कि 11 प्लस किया, लेकिन आप यहीं से करो, 3 में भी एक आपने यहाँ पर प्लस किया तो 4 हो गया। क्लियर। तो इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट ही क्यों रखा गया, उस दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका जो नाम था वो था सर पीट्स जूनियर। ठीक है। तो मतलब उनका नाम पीट्स नहीं था, वे थे पीट। ठीक है, वे पीट थे। ये एस जो है, ये एस लगाया है जो आपका कारक नहीं होता, काके की वाला, ठीक है, एपोस्ट्रोफ वाला जो आप लगा देते हो, जिसे कहते एस है, जैसे कि आप ऐसे, इसका नाम था पूरा ये ऐसे पीट्स। ठीक है, तो ये एस है, ये वाला एस है, मतलब कि 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आपका आया था, उनका नाम था केवल पिट। क्लियर। तो उस टाइम पे जो पिट थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया यहाँ पर 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पर 1833 का। हम डायरेक्ट जंप करेंगे यहाँ पर 1833 पे। 1813 वाला भी है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ यही यहाँ पर पढ़ने हैं। बात क्लियर है ना। तो इसके बाद है आप लोगों का 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1833 का आप लोगों को हो गया यहाँ पर ये चार्टर अधिनियम। क्लियर। इसके बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केवल एक एक्ट और पढ़ना है, तो जिसका नाम होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, चलेगा। एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आपको अभी कैसे बताया कि जैसे हमने भारतीय जो संविधान का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था उसको हमने 2 चरणों में डिवाइड किया था। फर्स्ट चरण जो था आपका वो था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो बागडोर संभाली गई थी, फिर 1858 में क्या था वहां पर जो क्राउन, ठीक है, जो ताज के हाथों में जब सत्ता चली गई थी, तो सेकेंड चरण हमने वो लिया था। अभी हम क्या करेंगे, आज हम अपने फर्स्ट चरण को इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इसमें क्या क्या बदलाव लाया गया, कौन कौन से एक्ट आए। सबसे पहले जो ब्रिटिशों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था बदलने के लिए, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में। सन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, आपको एग्जैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर। तो आपसे पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट की जो सन है वो कब क्या थी, 1773, 1784, 1833, 1853। देन आपका आंसर होगा 1773। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, देखो याद रखने का तरीका होता है, आपको सीधे 11 प्लस कर देना है इसमें। अगर आपको केवल यही याद है, आपको सीधे यहाँ पर 11 प्लस कर देना है। उसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर आ गया। क्लियर। तो पीट्स जो थे उस टाइम पे, अगर मैं आपसे पूछूं 1784 के एक्ट को पीट्स नाम ही क्यों दिया गया, इसके पीछे वजह क्या थी, आप बताओगे कि उस टाइम पर पीट्स जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लियर। चलिएगा। उसके बाद आपको बस एक ये और याद रखना है, बाकी तो के बीच में आपका 1813 का और भी आए, हमें उस पर फोकस नहीं करना है अभी। 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट,
इसमें क्या क्या बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको फिर करना क्या है, केवल इस 3 में 2 प्लस कर देना, ठीक है, केवल जो आपके 3 है इसमें 2 प्लस कर देना। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर 1853 का चार्टर अधिनियम। यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलिएगा अभी हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या हुआ, ये सारी पॉइंट आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है, कि ऐसी क्या कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर रखी गई है। देखिएगा ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हम इसमें बात करेंगे कि इसको जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये बात आपको समझ में आई है? ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको अच्छी तरह से संचालित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो फिर इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बात होगी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद के द्वारा सबसे पहला लाया गया वो एक्ट कौन सा था, जिसमें मतलब कि जिसमें भारतीयों की, आप बोल सकते हो जिसमें कंपनी को, जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। तो आप लोग इसमें मुझे आंसर करोगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर है? क्या होगा भाई वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर? तो ये तो आपका देखो, अब इस एक्ट में क्या क्या किया गया, सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट था, देखो भाई इस 1773 के एक्ट में जो किया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगी। इसमें देखो 1773 में क्या बात की थी, कहीं ना कहीं 1773 के एक्ट ने जोर दिया है केंद्रीकृत पर, ठीक है, किस पर जोर दिया है यहाँ पर, केंद्रीकृत पर यहाँ पर जोर दिया है। तो इसमें क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। आपसे पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, देन आप लोग आंसर करोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। पॉइंट क्लियर है ना? तो किसके यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट रहा है तो ये रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या किया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो कहीं ना कहीं किस बात पर ध्यान दे रहे हैं, केंद्रीकृत पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, देन आप लोग यहाँ पर क्या आंसर करोगे, आप लोग मुझे आंसर करोगे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, आपको ये नाम यहाँ पर भूलना नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग। कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, वहाँ पर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। तब इसमें क्या किया, 1773 के एक्ट के तहत इसमें किया गया था कि बंगाल यहाँ पर जो है मद्रास और आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन कर दिया था, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। इस पॉइंट को याद रखना। देखो ध्यान, आप ये समझो कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। जो यहाँ पर आप लोगों की बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और मद्रास जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, इसको किसके अधीन कर दिया था, इसको अधीन कर दिया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, ठीक है। मतलब कि पहले क्या होता था कि बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे ये अपने अलग अलग होते थे, फिर यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसकी बात यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है बच्चों केंद्रीकृत की, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सारा जो शक्ति थी वो एक ही सेंटर पे लाने की कोशिश की गई है, जो यहाँ पर जोर दिया गया था और जिसमें सफल भी हुए। सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे इसमें क्या किया था, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि 1773 के इस एक्ट के द्वारा ही, ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा ही
यहाँ पर कोलकाता के, ठीक है ना, कोलकाता के, ठीक है, फोर्ट विलियम में, ठीक है, कोलकाता के फोर्ट विलियम में क्या हुआ था कि आपको याद होगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एक्ट लाया तो गया था 1773 में, लेकिन ये जब पारित हुआ तो फिर ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में। आपसे पूछा जाए कि एक्ट कब लाया था तो आप मुझे आंसर दोगे 1773 में। आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के, किस एक्ट के तहत हुई, आप लोग आंसर करोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में। तब इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर आपके जज बने थे, ठीक है, सबसे पहले जज ओब्वियसली इंडियन तो होने नहीं वाले, तो कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एलिजा इम्पे जो है ये सबसे पहले जज थे, कब? 1774 के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके कोलकाता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इनके जज कौन बनाए गए? एलिजा इम्पे। किस एक्ट के तहत कार्य हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्य हुआ। उम्मीद है जितना भी मैंने आज आपको बैकग्राउंड समझाया है वो आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।